नमस्कार, मैं हूं कादम्बिनी शर्मा और मैं हूं उमाशंकर सिंह। आपके लिए इजराइल से लेकर आ रहे हैं ये खास रिपोर्ट। दिन भर इजराइल गाजा सीमा पर टैंकों की गड़गड़ाहट सुनती रही हूं। कई बार रॉकेटों के हमले हुए, बंकर में पनाह ली, लेकिन हर बार लौटी बताने के लिए कि ये कहानी असल में क्या है, कितना तकलीफदेह है, अमानवीय है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करती हूँ कि इजराइल अब गाजा पट्टी की तरफ बढ़ गया है। टैंक सैकड़ों तेजी से बढ़ रहे हैं। वहाँ पर क्या हालात हैं, देखते हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट। मैं इस वक्त बिल्कुल फ्रंट लाइन पर हूँ, इजराइल और गाजा बॉर्डर पर, और यहाँ टैंक का जो मूवमेंट है वो हो रहा है। और ये जो इलाका है ये दक्षिणी इजराइल का इलाका है, और इसी इलाके से ये सेड्रॉट का इलाका है, सेड्रॉट नेफ्टोन, ये उसके बीच का इलाका है। और इस इलाके में जो हेवी डिप्लॉयमेंट है वो इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। 3 लाख के आसपास ट्रूप्स का जो मूवमेंट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके अलावा टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तमाम जो उपकरण हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। जो एक ग्राउंड ऑफेंसिव की जो एक योजना है, रणनीति है इजराइल की, उसको अपना एक ये एक जगह है। मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको गूगल मैप के जरिए अगर दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो जहाँ मैं हूँ ये मैं बिल्कुल आपको दिखाऊं, ये गजा पट्टी है। और यहाँ ये अभी जो मेरी लोकेशन है वो लोकेशन है, और इस लोकेशन से शुरू होते हुए और इसके अलावा ये जो पूरा जो इसके साथ लगने वाला, गजा पट्टी के साथ लगने वाला ये पूरा इलाका है, यहाँ पे जो है वो डिप्लॉयमेंट है। और ये डिप्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि जो एक ग्राउंड ऑफेंसिव जो इजराइल करने जा रहा है गजा में, उसके लिए है। और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उत्तरी गाजा में जो रहने वाले लोग हैं, 11 लाख लोग, वो 24 घंटे के भीतर इलाका छोड़ दें, दक्षिणी गजा में चले जाएं, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता जान माल की क्षति हो, आम नागरिकों की मौत हो। ये दलील है इजराइल की। लेकिन 11 लाख लोग और 24 घंटे का वक्त, क्या ये संभव है? यूएन तक ने कह दिया कि ये संभव नहीं है। अब रही बात इजराइल की रणनीति की, का हमला हुआ, 1300 से ज़्यादा इजराइली नागरिक और मुसलमान के हमले हुए। इसके बाद इजराइल किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं, नरम पड़ने को तैयार नहीं, पूरी तरह से नाकेबंदी कर रखी है गजा की। और खाने पीने की चीज़ों से लेकर ईंधन, पानी, बिजली सब बंद कर रखा है। और उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पहले ही 4,000 के आसपास जो किसाने हैं उनको खाना बनाया गया है। और करीब 4,000 जो 6,000 जो हवाई हमले हैं वो किया गया है। 4 लाख से ज़्यादा जो स्थापित हुए हैं गजा पट्टी में, अब तक 4 लाख से लोग ज़्यादा स्थापित हुए हैं। और इजराइल पूरी तरह से कमर तोड़ने की बात कर रहा है। इजराइल ने कहा है कि इस तरह का ये ऑपरेशन होगा जिससे हमास का जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा, ताकि वो फिर कभी हमला करने के लायक न रहे। तो इस मंशा के साथ ये टैंक जो है वो बढ़ रहे हैं गजा की तरफ। और जब भी ऑपरेशन की शुरुआत होगी ये टैंक जो है वो हमले के काम आएंगे। और ये जाहिर सी बात है कि जब सेना आगे बढ़ेगी तो ये टैंक उनके लिए रास्ता बनाएंगे, उनके साथ जाएंगे। तो ये हाईवे जो है वो क्रॉस करके ये जो टैंक है वो गजा पट्टी की तरफ उसके मुहाने पर जाकर अभी रुकेगी, और उसके बाद फिर जो है यहाँ से वो आगे बढ़ेगी जब ऑपरेशन शुरू होगा। जानकार ये बताते हैं कि ये सिर्फ ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव होगा ये सिर्फ गाजा को नुकसान ही नहीं पहुँचाएगा, बल्कि जो कैजुअलिटीज़ है उसकी भी आशंका ज़्यादा है इजराइल की तरफ से। इसलिए पूरी रणनीति बनाकर और पूरी तरीके से तैयारी कर जो है इस ऑपरेशन को अंजाम देगा इजराइल। और इसलिए वक्त लग रहा है। अभी तक ज़्यादातर हमले जो हैं वो हवाई हमले किए गए हैं। 1,500 से ज़्यादा जो फिलिस्तीनी हैं उनकी मौत हुई है। जो 1500 इस पार आए थे आतंकवादी हमास के, उनकी तो वे तो मारे ही गए हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक में जो बड़ी तादाद में सिविलियन उसकी जद में आ रहे हैं। इस बात को लेकर दुनिया के कई जो
देश जो हैं और यूएन जो है वो इजराइल को कह रहा है कि वो वहाँ जो ह्यूमैनिटेरियन जो एक मदद है वो पहुँचने दे, लेकिन इजराइल जो है वो इस बात को राजी नहीं। सीधा कहना है कि हॉस्टेज को बंधक बनाए रखा हुआ है गजा में, उनको नहीं छोड़ा जा रहा। तो किस तरह की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। पहले ये भी कहा गया कि जो इजराइल ने ये भी कहा कि फिलिस्तीन के जो लोग गजा पट्टी छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ के मिस्र की नियंत्रण वाले क्रॉसिंग से चले जाएं, लेकिन बाद में उसे भी बंद कर दिया। जो मिस्र के नियंत्रण वाली क्रॉसिंग को इसलिए भी बंद किया गया क्योंकि मिस्र को भी अपनी चिंता थी, अपनी ज़मीन पर आतंकियों के घुसने की चिंता थी। दूसरी तरफ जो अब ऑप्शंस जो हैं गजा पट्टी के लोगों के पास नहीं है, वो पानी को तरस रहे हैं, वो बिजली को तरस रहे हैं, लेकिन हमला ही इतना बड़ा हुआ कि इजराइल जो है वो पूरी तरीके से अपनी जो एक लड़ाई है उसको निर्णायक तौर पर लड़ने की तैयारी में है और इसलिए तमाम मूवमेंट जो है वो फ्रंट लाइन पर किया जा रहा है। इजराइल गजा फ्रंट लाइन से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। युद्ध का ये 7वां दिन है। हमास ने हमला शुरू किया, बदले में नेतन्याहू हर कीमत पर उसका खात्मा चाहते हैं। इस युद्ध में अब तक 2800 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 10,000 लोग घायल हुए हैं, जबकि हजारों घर जमींदोज हो चुके हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इजराइल अब अड़ा हुआ है कि गाजा की वादी से यानी कि उत्तरी गाजा से 11 लाख लोग 24 घंटे में दक्षिणी गाजा चले जाएं। इतनी बड़ी आबादी का इतने कम समय में दूसरी जगह जाना नामुमकिन है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे असंभव बताया है। गाजा में किस तरह का मानवीय संकट है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी गजाली। इजराइल और हमास की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और अब इजराइल ने यह निर्णय लिया है कि वो गाजा पट्टी के अंदर जाकर हमास के ठिकानों पर हमला करेगा, लेकिन उससे पहले उसने गाजा के रिहायशी इलाके यानी नॉर्थ की तरफ से लोगों को साउथ की तरफ मूव करने को कहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल का मानना है कि गाजा की जो घने रिहायशी इलाके हैं वहां घुसने से पहले उसने कई बमबारियां की हैं, कई बड़े बड़े रिहायशी इलाकों और बिल्डिंग्स को जमींदोज कर दिया है। उसके बाद वहां पर घुसना उनके सैनिकों के लिए आसान होगा। हालांकि हमास के जो आतंकवादी हैं या जो हमास के लोग हैं वो वहां उनकी ताक में बैठे होंगे, क्योंकि गाजा पट्टी इजरायली सेना के लिए तो नया इलाका होगा, रिहायशी इलाके नए होंगे, लेकिन गाजा पट्टी में हमास के जो आतंकी हैं वो उनकी ताक में ज़रूर बैठे होंगे। दूसरा एक कारण ये भी है कि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी दूसरे बंधक संकट में दोबारा फंसे। ऑलरेडी हमास के पास करीब 100 से ज़्यादा बंधक हैं जो इजराइल के भी हैं और दूसरे दीगर देशों के भी हैं। अब आइए समझते हैं मैप के जरिए कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना कितना मुश्किल होगा। 24 घंटे के अंदर क्या 10 लाख से ज़्यादा लोग उत्तर से लेकर साउथ यानी दक्षिण की तरफ जा पाएंगे या नहीं। तो ये इलाका है जबालिया कैंप जो नॉर्थ की तरफ आपको दिख रहा है। यहाँ एक रेफ्यूजी कैंप भी है और ऑलरेडी गाजा में करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, इधर से उधर हो चुके हैं। इसके बावजूद आज 24 घंटे का समय दिया गया है और यहाँ से इन लोगों को कहा गया है कि आप इस लाल रेखा के इधर यानी दक्षिण की तरफ मूव करें। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इजराइल अक्सर ऐसा कहता है, हवाई बमबारी से पहले ही वो हिदायत देता है लोगों को कि आप बिल्डिंग छोड़ दें या आप उस इलाके को छोड़ दें, लेकिन उसके बावजूद भी बमबारी जारी रहती है। तो उन लोगों के लिए जो इस इलाके से इधर यानी जबालिया से कहले अल मुसद्दर की तरफ, जरारा की तरफ या अबसन अल जदीदा के इलाके या रफाह क्रॉसिंग है जो सबसे आखिर में आपको दिखेगा जहां पर मिस्र के साथ उनका बॉर्डर लगता है, तो क्या इधर से उधर पहुंचने में लोगों को कितना समय लगेगा, क्योंकि ये करीब पूरी पट्टी जो है ये 40 से 45 किलोमीटर लंबी है और ऊपर से बमबारी हो रही है। दूसरी तरफ मिस्र ने अपने सीमा को बंद किया हुआ है, उसने अभी तक खोला नहीं है। ऐसे में 10 लाख लोगों का मूव करना जब बमबारी हो रही हो और आपके पास कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस ना हो, क्योंकि अगर इतिहास की बात करें तो 1948 की लड़ाई में भी इजराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ एक बहुत साइकोलॉजिकल वॉर गेम किया था कि रात में अक्सर गांव में लोगों को यह सूचना दे दी जाती थी कि आज रात हमला होगा। हमला कब होगा ये नहीं पता चलता था। वही स्थिति यहां पर भी है। 2 दिनों से खबरें चल रही हैं कि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना घुसेगी, आज सेना की तैनाती हो गई है, लेकिन अभी तक अंदर जाने की सूचना नहीं आई है। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जल्द से जल्द इजरायली सेना अंदर गाजा पट्टी में जाएगी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इससे बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अब देखना होगा कि जो विश्व के शक्तिशाली देश हैं, चीन है, रूस है या अमेरिका है, क्या वो इसको रोकने के लिए कोई कदम उठाता है या फिर गाजा पट्टी में दोबारा से मामला और बढ़ेगा।
इस बीच भारत का ऑपरेशन अजय शुरू हो चुका है। पहले जत्थे में 212 भारतीय वापस वतन पहुंचे और राहत की सांस ले रहे हैं। 18,000 भारतीय यहां पर इजराइल में रहते हैं। पहले जत्थे के स्वागत के लिए खुद केंद्रीय मंत्री वहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचे। इजराइल से जो नागरिक फंसे हुए हैं भारत के, उनको लेकर यहाँ भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है और उसको लेकर जो पहली फ़्लाइट गई थी उससे कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ हैं दीपक, आपका नाम है, आप कहाँ रहते हैं इजराइल में? इसराइल में मैं सेंट्रल इसराइल में रहता हूँ, रखोत सिटी है। रखोत सिटी, वहाँ क्या आप कर रहे हैं? उस सिटी में सिचुएशन स्टिल बेटर है कंपेयर टू साउदर्न पार्ट ऑफ इसराइल, बट आई वोंट से कि इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन। वहाँ भी नॉर्मल सिचुएशन है। ये कहाँ पर है ये सिटी? नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये सिटी सेंट्रल इसराइल में है। सेंट्रल इसराइल में है। लाइक यस्टरडे बिफोर कमिंग हियर वी हैड 2 मिसाइल अटैक। अच्छा, सो इट्स नॉट गुड। और आप लोग तेल अवीव से आ रहे हैं? हाँ, हम तेल अवीव से, क्योंकि फ्लाइट वहाँ पे तेल अवीव से ही आती है। जी, कैसे आप लोग टच में आए, कैसे आप लोग को पता चला कि ये फ्लाइट्स आ रही है, कैसे पता चला? वहाँ पे इंडियन एम्बेसी वो सबको इन्फॉर्म करती है, वो सब हम उसके टच में हैं। तो उन्होंने ही हमें मेल आया था कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, देयर इज़ अ फ्लाइट, यू रजिस्टर फॉर इट, एंड देन वी रजिस्टर, देन वी गॉट द कंफर्मेशन टिकट, एंड देन वी जस्ट केम टू एयरपोर्ट एंड इट्स ऑल फ्री, वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एंड अच्छा, आप लोग को फ्री, मतलब ये पैसा नहीं लगा? नो, इट्स फ्री, इट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। या एक्चुअल में जब हम जहाँ पर थे वो सेंट्रल पार्ट है इसराइल का और उसको रिशॉन लिजियोन बोलते हैं। अच्छा, ओके। वहाँ क्या स्थिति है? हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं विजुअल्स में, हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो जो कुछ भी है वो सब कुछ बॉर्डर्स पे है जी। सेंट्रल पार्ट में उतनी क्रिटिकल कंडीशंस नहीं थी जैसा कि हमको ये सुनने में हमेशा रेगुलर आ रहा है। जी, ठीक है। हाँ, ये है कि हमको सेवरली सायरन्स की आवाज़ें आती थी और फिर उसके बाद हम शेल्टर्स में चले जाते थे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी हमको ये इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि हम वहाँ के जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस हैं इस कंडीशन में और इस क्रिटिकल कंडीशन में फॉलो करें। लेकिन सायरन्स बज रहे हैं और मतलब हाँ, जब इनिशियल स्टेज थी, जिस दिन का पहला अटैक है उस दिन तो सायरन बहुत सीवियरली बज रहे थे, बट उसके बाद धीरे धीरे उनकी सीवियरिटी कम होती गई। आपके जानने वाले और शहरों में रहते हैं, वहाँ क्या स्थिति है? खासकर साउथ में जी, हाँ, जेरूसलम में भी गोली में है, कुछ बीरशेवा में, कुछ आज जो लोग आए हैं वो बीरशेवा से आए हैं जी। और आप इजराइल के किस शहर से आ रहे हैं? मैं इजराइल के रखोवा शहर से हूँ जी। और वहाँ क्या हालत है? ऑब्वियस हालत तो वहाँ पर ये है कि अभी तक एयर रेड सायरन्स हैं वहाँ पर, कभी कभी आते हैं। पहले दिन तो आप लोग सब जान ही रहे हैं कि क्या सीन था। तो कंडीशन आशा करते हैं कि जल्दी बेहतर होगी, और ऐसा है कि अभी ना वहाँ के लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना हम लोग बता सकते हैं कि लड़ाई क्या मोड़ लेगी। लेकिन हाँ, इतना कहेंगे कि हालात बेहतर नहीं हैं। बेहतर हालातों की सिर्फ इंसान आशा कर सकता है। आशा करते हैं कि जल्दी से शांति बहाल होगी। और मैं कहना चाहूँगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने एम्बेसडर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उस सही समय पर उन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया और हम लोग अपने देश में वापस आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगभग यही सेंटिमेंट है सबका कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे वो चाहते हैं कि वापस लौटे। वहाँ पर जिन इलाकों में सेंट्रल इजराइल जो है वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर कुछ हालात सामान्य तो नहीं हैं, लेकिन जो बॉर्डर इलाके हैं उससे स्थिति बेहतर ज़रूर है। हालांकि वहाँ पर सायरन्स बजते हैं, उनके लिए एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जैसे ही सायरन बजते हैं वो बंकर्स में चले जाते हैं और एक तरह का प्रोटोकॉल है जो सबको फॉलो करना पड़ रहा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ प्रशांत, NDTV इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे इजराइल गाजा पर भारत का रुख और आतंकवाद पर PM का बयान। जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। इजराइल पर हमास के भयावह हमले के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस आतंकी हमले की निंदा की। लेकिन इस हमले से अलग इजराइल फिलिस्तीन संकट पर भारत का अपना रुख है। ये बात कल विदेश मंत्रालय ने बेहद साफ की। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि फिलिस्तीन पर भारत का जो रुख है वो पुराना है। भारत एक स्वतंत्र सुरक्षित फिलिस्तीन के पक्ष में है, जिसका इजराइल के साथ शांतिपूर्ण
रिश्ता हो। भारत दोनों राष्ट्रों के सह अस्तित्व के सिद्धांत का पक्षधर रहा है, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। और आज प्रधानमंत्री ने G20 के सम्मेलन में फिर दोहराया कि जंग किसी के हित में नहीं है, आतंकवाद का हर रूप इंसानियत के खिलाफ है। दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंट्रेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। तो इस खास बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।